अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 के नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है और इसके अलावा ग्लोबल कार्बन साइकिल वाला जो टॉपिक है वो हम कर चुके हैं। कार्बन एंड द साइंस पॉलिसी इन एक्शन द क्योटो चैलेंज। तो इससे पहले इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वाली वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि जैसे क्योटो चैलेंज और इस तरह की एक दो टर्म्स हैं जो उसके अंदर वो आप देखेंगे तो आपको सही से समझ आएंगी। तो इस वीडियो के अंदर हम इसके जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनमें से 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। द टेरेस्ट्रियल सिंक, लोकेशन ऑफ टेरेस्ट्रियल सिंक एंड वेरिएबिलिटी ऑफ टेरेस्ट्रियल सिंक। ये काफ़ी लेंथी है, तो एक ही वीडियो में अगर करेंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये 3 जो टॉपिक्स हैं इसके अंदर हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर हम देख लेते हैं टेरेस्ट्रियल सिंक। अच्छा, इसके अंदर जो बुक वाला मटेरियल है, मैं फिर से ही बता रही हूँ, जो चैलेंजेस ऑफ चेंजिंग अर्थ की जो बुक है उसका जो मटेरियल है उसी को इजी पॉइंट्स में लिखकर जो है वो मैं आपको समझाऊंगी। तो इसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ मैंने खुद से ऐड नहीं की हुई। हाँ, जो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें आपको वैसे हैं वो मैं आपको वैसे समझाने के लिए बताऊंगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टेरेस्ट्रियल सिंक कहते किसे हैं। टेरेस्ट्रियल सिंक का मतलब होता है कि अर्थ की या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की या टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर की जो है कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, ग्रीन हाउस गैसेज यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो द कैपेसिटी ऑफ अर्थ टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल सिंक। सिंक का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना, ठीक है। और अगर सोर्स कहीं पे वर्ड यूज हो रहा होगा तो सोर्स का मतलब वहां पर क्या हो रही है, इमिशन हो रही है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा अच्छा, इससे पहले हमने जो इंट्रोडक्शन पढ़ा था इस चैप्टर का उसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा होने से क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है। तो वैसे हमारे माइंड में आता है कि जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, गाड़ियां वगैरह हैं, इनकी वजह से जो है वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज वगैरह आती हैं। बट जब इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं थी, प्री इंडस्ट्रियल पीरियड में क्या था, तब भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा था। तब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही थी, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। तो अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट में भी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा हो रही थी। तो पास्ट में जो है वो एक जो मेन सोर्स था, नेट सोर्स था कार्बन डाइऑक्साइड का, वो क्या थी, ह्यूमन एक्टिविटीज़ थी। लेकिन अब क्या है, अगर हम अब की बात करें तो अब क्या है, अब थोड़ा सा इस चीज़ में शिफ्ट हो गया। यूज़ तब भी कर रहा था लैंड में, एब्जॉर्ब तब भी हो रही थी कार्बन डाइऑक्साइड, बट इतनी ज़्यादा नहीं। बट अब क्या है, नेट सिंक भी जो वो है वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बन गया है कार्बन के लिए, कि कार्बन जो है वो अब जो लैंड है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करने लगी है, ठीक है। पहले से ज़्यादा अब जो है वो कार्बन लैंड ने एब्जॉर्ब करनी है। देखते हैं आगे, हम इसको नंबर्स के साथ पढ़ते हैं। टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर हैज़ टेकन इन 85 जीटीसी सिंस 1850, ठीक है, और 124 जीटीसी सिंस 1850 रिलीज की है, ठीक हो गया। तो अब हम दोनों प्रोसेस का नेट इफेक्ट देखते हैं कि इसकी वजह से हम देखते हैं 39 जीटीसी जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज हो रही है। जैसे हमने कहा 124 जो है वो रिलीज हुई है 1850 सिंस 1850, और 85 जीटीसी जो है वो टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर ने ले ली है। तो बच कितनी गई, 39 जीटीसी। तो जो नेट इफेक्ट है इन दोनों प्रोसेसेस का क्या है, 39 जीटीसी जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज हो रही है, ठीक है। और ये जो रिलीज है इसमें सबसे ज़्यादा जो क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं कि मेजर जो फैक्टर है जो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है वो लैंड कवर चेंजेस हैं, ठीक है। और अब की अगर हम बात करें, अब क्या है, ये देखें यहाँ पर हम रिलीज की बात करें कि इतनी ज़्यादा रिलीज हो रही है, ठीक है, और कुछ जो है वो कुछ अमाउंट जो है वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो रही है। अब की अगर हम बात करें तो अब एक शिफ्ट पैदा हो गया है कि अब क्या है, टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर भी एक नेट कार्बन सिंक बन गया है, कि कार्बन को ज़्यादा एब्जॉर्ब करने लग गया है। 1980s में जो नेट टेरेस्ट्रियल अपटेक था कितना था, 0.2 जीटीसी पर ईयर। बट अब कितना यानी कि आगे 1990s में, 1980s में 0.2 था, और जबकि 1990s में कितना टेरेस्ट्रियल अपटेक था, 1.4 जीटीसी पर ईयर, जो हम देख रहे हैं कि पहले से इंक्रीज हो रहा है। तो इसके अंदर लैंड यूज के चेंज का क्या इम्पैक्ट है, तो लैंड यूज चेंज एमिशन जो है 1980s में कितनी थी, 1.7 जीटीसी पर ईयर, ठीक है। और जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसने 1.9 जीटीसी पर ईयर 1980s के अंदर ही एब्जॉर्ब किया था। अब इमिशन और एब्जॉर्प्शन में आपने फ़र्क देख लेना है, ठीक है। 1980s में 1.9 जीटीसी पर ईयर 1980s के अंदर ही एब्जॉर्ब किया था। अब इमिशन और एब्जॉर्प्शन में आपने फ़र्क देख लेना है, ठीक है। 1980s में 1.9 जीटीसी पर ईयर 1980s के अंदर ही एब्जॉर्ब किया था। अब इमिशन और एब्जॉर्प्शन में आपने फ़र्क देख लेना है, ठीक है।
तो 1990s की अगर हम बात करें, हम बात कर रहे हैं ना कि पहले पास्ट में इतनी ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होती थी, बट उसके बाद जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होने लगी। तो वो अब हम देखते हैं कि 1980s में 1.9 जीटीसी पर ईयर जो है वो एब्जॉर्ब हुई। बट जब हम 1990 की बात करते हैं तो तब का जो डाटा इतना वेल एस्टेब्लिश नहीं है, बट फिर भी ये एस्टिमेट किया गया कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ने 3 जीटीसी पर ईयर जो है वो इस 1990s में एब्जॉर्ब की थी, जो कि हम देख रहे हैं 1980 में कितनी 1.9, 1990 में कितनी है 3, जो कि इंक्रीज हो रही है, हम देख रहे हैं पहले से। अच्छा, अब ये जो सारी चीज़ें ना, इससे फ़ायदा किसको हो रहा है, यूएनएफसीसीसी और क्योटो प्रोटोकॉल में फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। जो कि ये एग्रीमेंट्स हैं, इंटरनेशनल क्लाइमेट एग्रीमेंट्स हैं, इनका मकसद क्या है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ वगैरह की वजह से, तो उसको जो है वो उसके जो बुरे इफेक्ट्स हैं उससे बचाना, ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर ये लॉन्ग टर्म चैलेंज होता है, ये शॉर्ट टर्म चैलेंज होता है। क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर क्या होता है कि जैसे ग्रीन हाउस गैस है, फॉर एग्जांपल कार्बन ही है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका एक स्पेसिफिक एक रेंज सेट की जाती है कि उस रेंज से बिलो जो है हमने उसका लेवल मैनेज करना होता है। यूएनएफसीसीसी की मैं आपको एब्रिविएशन बता देती हूँ, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो अब ये जो कार्बन पहले से ज़्यादा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम अब एब्जॉर्ब कर रहा है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, कहाँ पर ऐसा हो रहा है, और इसमें साल गुजरने के साथ साथ क्या वेरिएशंस आती हैं और कब तक ऐसा होता रहेगा, ठीक है। और ये क्वेश्चंस जो हैं ये इंपॉर्टेंट है यूएनएफसीसी फॉर एड्रेसिंग यूएनएफसीसीसी's गोल ऑफ प्रिवेंटिंग डेंजरस एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है लोकेशन ऑफ टेरेस्ट्रियल सिंक, जो कि हमने पूछा कि ये कहाँ पर ऐसा हो रहा है, कहाँ पर ये जो कार्बन है वो इतनी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है। तो साइंटिस्ट ने ये फिगर आउट करने की कोशिश की कि जो अर्थ की जो कार्बन है ये लैंड के कौन से हिस्से में ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है। तो इसके लिए दो मेथड्स थे। पहले दो अप्रोचेज हैं टू लोकेट कार्बन एब्जॉर्प्शन। फर्स्ट है स्टडिंग फॉरेस्ट एंड अदर डाटा ऑन द ग्राउंड। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर फील्ड सर्वेज और रिमोट सेंसिंग और दूसरे मेथड जैसे यूज़ करते हुए जो है वो डाटा इकट्ठा किया जाता है, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है। बट ये जो इन्फॉर्मेशन है इसकी जो है वो इसकी क्वालिटी और कवरेज जो है वो लिमिटेड है, ठीक है। और उसके अलावा स्पेशली जो रिमोट एरियाज है वहाँ पर है। दूसरा तरीका होता है कंप्यूटर मॉडल्स को यूज़ करते हुए, यानी कि कंप्यूटर मॉडल्स यूज़ किए जाते हैं जिसके अंदर ऐसे मॉडल्स जिसके अंदर मूवमेंट ऑफ कार्बन एयर के अंदर देखी जाती है, ठीक है। या फिर जो दूसरा इमिशन डाटा वगैरह होता है, जो कार्बन की रिलीज या जो है वो एब्जॉर्प्शन का जो डाटा है, इमिशन डाटा वगैरह, या उसको देख के जो है वो एस्टिमेट किया जाता है सब कुछ कि कार्बन कहाँ पर ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। बट ये जो दूसरा वाला तरीका है ना, ये थोड़ा सा जो है इतना रिलायबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि मैप्स कितने डिटेल्ड हैं, उसके अलावा कौन सा मॉडल यूज़ किया जा रहा है, मैथ टेक्निक कौन सी अप्लाइड हो रही है, तो इस बेस पे जो है इसके रिजल्ट्स अफेक्ट करेंगे। तो यूएसए के अंदर क्या है, एस्टिमेट किया गया कि यूएसए के अंदर 1.4 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन पर ईयर बिटवीन 1988 एंड 1992 एब्जॉर्ब हो रही थी। बट बाद में जब एनालिसिस किया गया तो पता चला कि जितना एस्टिमेट लगाया था ना, उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है, बट उतनी ज़्यादा नहीं हो रही। तो कितनी हो रही थी, 0.6 बिलियन टन्स पर ईयर ऑन एवरेज एब्जॉर्ब हो रही थी यूएसए में। अच्छा, नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर ये जो कार्बन एक्सचेंज है, यानी कि एब्जॉर्प्शन और रिलीज दोनों बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं। तो यहाँ पर कार्बन सिंक भी हो सकता है कि, यानी कि अगर हम बात करें 1 बिलियन टन जो है वो एब्जॉर्ब भी हो सकती है कार्बन, ठीक है। मतलब सिंपल सी अगर हम बात करें तो इट कैन बी अ कार्बन सिंक, यानी कि उतनी ज़्यादा कार्बन एब्जॉर्ब हो रही है जितनी रिलीज भी नहीं हो रही, ठीक है। रिलीज होने से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है। यहाँ पर कार्बन सोर्स हो सकता है कि उतनी ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं हो रही जितनी ज़्यादा रिलीज हो रही है, ठीक है। कार्बन सिंक के अंदर एब्जॉर्ब ज़्यादा हो रही, कार्बन सोर्स के अंदर रिलीज ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो ओवर द लॉन्ग टर्म अगर हम देखें तो नॉर्थ अमेरिका का जो कार्बन एक्सचेंज है सीम्स टू इवन आउट क्लोज टू जीरो, मतलब कि इतना ज़्यादा उससे जो है वो क्लाइमेट चेंज वगैरह पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट आ जाता है यूरेशिया एंड ट्रॉपिकल रीजन्स। यूरेशिया के अंदर वो पार्ट्स आ जाते हैं, यूरोप और एशिया के पार्ट्स आ जाते हैं, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कार्बन सिंक है। यहाँ पर मोर देन 1 बिलियन टन्स पर ईयर ऑन एवरेज जो है वो कार्बन एब्जॉर्ब होती है। ऑल्दो ये वेरी करता है, ज़रूरी नहीं है कि यही फिगर हो जो, यानी कि 1 बिलियन ही हो। और ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर क्या है, कार्बन एमिशन और कार्बन एब्जॉर्प्शन का जो है ये बैलेंस आउट कर जाती है टाइम के साथ साथ। तो इसकी अगर हम समरी देखें इन तीनों चीज़ों की, तो हम देखते हैं कि 3 बिलियन टन जो कार्बन
1 साल के अंदर ज़मीन जो है वो एब्जॉर्ब कर रही है, जिसमें से आधी तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रीजन्स जैसे कि ये यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका जो है ये कर रहे हैं, और बाकी आधी जो है वो ट्रॉपिकल रीजन्स कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है वेरिएबिलिटी, कि अर्थ की एबिलिटी तो है कार्बन को एब्जॉर्ब करने की, बट ये वेरी करती है ईयर टू ईयर, और किस हिसाब से वेरी करती है कि एटमॉस्फेयर में जो कुछ चेंजेस आती हैं, ठीक है, उसके हिसाब से। तो जो कार्बन लैंड एब्जॉर्ब कर रहा है, इट वेरीज फ्रॉम ईयर टू ईयर। ये वेरिएशंस जो है वो क्वाइट सिग्निफिकेंट है, स्पेशली व्हेन कंपेयर टू द गोल सेट बाय क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल ने जो गोल सेट किए हैं उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये वेरिएशंस बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में हमें पता है कि इसके अंदर क्या किया जाता है कि कंट्रीज जो हैं वो एक टारगेट सेट करती हैं, कि के जो मतलब फॉर एग्जांपल अगर कार्बन इमिशंस के लिए हैं, तो क्या है कि कार्बन इमिशंस को कम करने के लिए एक टारगेट सेट किया जाता है, एक स्पेसिफिक टारगेट दिया जाता है कि जो इस वैल्यू है इसके बिलो जो है वो इस लेवल के नीचे नीचे तक जो है वो इमिशंस को रखना है। फॉर एग्जांपल दे एम टू रिड्यूस इमिशंस बाय 0.2 बिलियन टन्स पर ईयर कंपेयर टू 1990s लेवल। 1990 के लेवल के हिसाब से 0.2 बिलियन टन्स पर ईयर जो है वो इतनी इमिशंस जो है वो रिड्यूस करने का, फॉर एग्जांपल ये एक एग्जांपल दी हुई है कि इतना जो है वो उनका एम है। अच्छा, स्टडी से पता चलता है कि ये जो कार्बन लैंड जो कार्बन एब्जॉर्ब कर रही है, तो इसमें जो ईयरली चेंज है वो कितना हो सकता है, 3 बिलियन टन्स अबव और बिलो द एवरेज वैल्यू। और अगर हम 5 साल के पीरियड के अंदर देखें तो ये जो वेरिएशंस हैं ये तकरीबन 5 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन को ऐड कर सकती हैं, ठीक है। और ये वेरिएशंस क्यों होती हैं, जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि जो है ना एटमॉस्फेरिक चेंजेस वगैरह की वजह से भी ये वेरिएशंस आती हैं, जैसे कि इल निनो एक वेदर फिनोमिना है। इसके अंदर इस फिनोमिना के अंदर क्या होता है कि कार्बन जो है ना वो कम एब्जॉर्ब कर पाता है, लैंड जो है वो कार्बन को कम एब्जॉर्ब करता है। तो जिसकी वजह से क्या है कि इस वेदर कंडीशन के दौरान क्या होता है कि जो कार्बन है वो कम एब्जॉर्ब होती है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो अर्थ पे इंक्रीज होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि वो नंबर्स जो हम कह रहे थे ना वेरी कर रहे हैं, वो कुछ इन रीजंस की वजह से कर रहे हैं। तो ये वेरिएशंस हर जगह सेम नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल यूएसए की अगर हम बात करें तो यूएसए में जो कार्बन एब्जॉर्प्शन की जो क्या कहते हैं जो ईयरली कार्बन एब्जॉर्प्शन है वो 1 बिलियन फ्रॉम एडिंग 1 बिलियन टन्स टू रिमूविंग 1 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, मतलब इसके ये रेंज इसकी हो सकती है, ठीक है। ये यूएसए की हम बात कर रहे हैं, बाकी नॉर्थ अमेरिका या बाकी जो जगह हैं वहाँ पर डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। तो ये जो वेरिएशंस हैं इनकी वजह से थोड़ा-सा प्रॉब्लम ये होता है कि ऐसे जो मॉडल्स वगैरह बनते हैं, ठीक है? यानी क्योटो प्रोटोकॉल मिशन रिडक्शन गोल्स सेट जो जब हम करते हैं तो हमने जब इमिशंस वगैरह देखनी होती हैं, उसको ये इमिशंस को मेजर वेरीफाई वगैरह करने के जो मॉडल्स बनाने होते हैं, ठीक है? ऐसे सिस्टम्स जो बनाने होते हैं सॉरी, तो उसके लिए जो है वो बनाने में थोड़ा-सा जो है फिर चैलेंजेस आते हैं इन फ्लक्चुएशंस की वजह से, ठीक है? तो ये सारा था हमारा वेरिएशंस तक, मैंने आपको कहा था वेरिएशंस तक हम इस वीडियो के अंदर वेरिएबिलिटी तक हम इस वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमने टेरेस्ट्रियल सिंक पढ़ा, टेरेस्ट्रियल सिंक क्या होता है, और हमने कहा कि किस तरह से अब टेरेस्ट्रियल सिंक है कि पहले से ज़्यादा जो है वो लैंड कार्बन को एब्जॉर्ब कर रहा है। उसके बाद हमने ये देखा इसके अंदर कि लोकेशन इसकी क्या है, कि लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए 2 तरीके होते हैं। और उसके बाद हमने यूएसए में देखा, नॉर्थ अमेरिका में, यूरेशिया और ट्रॉपिकल रीजन्स में देखा। फिर हमने देखा कि सबसे ज़्यादा कि टोटल कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, ज़्यादा किस साइड पे हो रही है, मतलब आधी जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और आधी जो है वो ट्रॉपिकल रीजन्स। फिर हमने वेरिएबिलिटी देखी कि कितनी वेरिएशंस आती हैं, ईयर टू ईयर जो है जो वेरिएशंस आती हैं, ठीक है। और हमने ये भी कहा कि वो एटमॉस्फेरिक चेंजेस वगैरह की वजह से भी आती हैं। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको इस वीडियो की समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और उसके अलावा चैनल को आप इसलिए भी सब्सक्राइब कर दें ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको जो है वो मिल जाएँ। और बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस वीडियो की समझ आती है या जो भी आप वीडियो देखते हैं उसकी समझ आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। और अगर किसी भी चीज़ की कन्फ्यूजन है इसके अंदर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा हमारे जो इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करें। थैंक यू।